नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी, बीपीएससी और बिहार एसएससी है, आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए जो एग्ज़ाम का बूस्टर डोज चलाया जा रहा था लूसेंट सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, जिसमें हम लोग कर रहे थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के साथ साथ हम लोग लूसेंट का भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी आपका विश्व का भूगोल भी कंटिन्यू डेली एक एक वीडियो आपको एक एक क्लास मिल रहा है, तो आप उसको भी देखा करें। और साथ ही साथ जीव विज्ञान की आज ये आखिरी क्लास होगी, यानी कि मानव रोग हम लोग पढ़ रहे हैं। आखिरी चैप्टर होता है मानव रोग, जो कि कहलाता है 12 नंबर चैप्टर। तो उम्मीद करेंगे आप लोग पीछे के सभी वीडियो अगर देखे होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट से देख लिया करेंगे। बाकी हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए पेड ग्रुप में ये आपकी सुविधाएं हैं, आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आइए अब चलेंगे सीधे 12 नंबर चैप्टर पे मानव रोग पर। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर करके सभी और लोगों तक इसे पहुंचा दीजिए। चलिए निकाल लीजिएगा चैप्टर नंबर 12 जो है मानव रोग। कल हम लोग एक क्लास किए थे ना इसका। मानव रोग में प्रोटोजोआ पढ़ लिए थे, बैक्टीरिया पढ़ लिए थे, वायरस पढ़े थे, हेलमिंथिस पढ़े थे और फंगस पढ़े थे। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। तो आइए ज़रा इससे मुकालात हो जाए, दो चार कुछ क्वेश्चन हो जाए ना, याद होगा ही सबको। चलिए। हाँ, उल्टा बोलते हैं, लात मुका होता है, मुका लात नहीं। नहीं मुकालात होता है। बताएंगे कि जो है, मुका सर। अच्छा कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज कौन किया था? रोनाल्डो। रोनाल्ड रॉस नहीं, कोच। रॉबर्ट कोच। हाँ, चलिए रोनाल्ड रॉस का था। रॉबर्ट कोच। छोड़िए उसको, छोड़िए। ये बताइएगा कि जो सिफिलिस बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करता है? सिफिलिस प्रभावित करेगा शिश्न को। हाँ, ये बताइएगा कि जो डिप्थीरिया जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को बढ़ता है। चलिए ठीक है। अगला जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। लवली बताएंगी, लवली गुप्ता। हाँ सर, हाँ। आप बताइएगा कि जो टेटनस होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से कि जीवाणु से? टिटनेस सर। हाँ, बैक्टीरिया से कि वो जीवाणु से? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से, तंत्रिका संक्रमण। बैक्टीरिया से। अच्छा, जी सर। तो जीवाणु से कौन होगा? जीवाणु वही है सर, बैक्टीरिया और जीवाणु वही है। वही है। उसका इंग्लिश नेम है बैक्टीरिया, जीवाणु का। तब वायरस के हिंदी नाम कौन सी है? वायरस का विषाणु। ठीक है, बैठ जाइए। आगे बताइएगा कि मलेरिया शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था पहली बार? शब्द का प्रयोग मैकुलाच। मैकुलाच। और मलेरिया परजीवी का पुष्टि कौन किया था? रोनाल्ड रॉस। नहीं नहीं, वो तो प्लाज्मोडियम परजीवी का खोज किया था। मलेरिया परजीवी जो है वो रुधिर में होता है, वो लेब्रन। और मलेरिया जो है परजीवी के लिए मलेरिया की पुष्टि जो किया, और वो रोनाल्ड रॉस। हाँ, ये बताइएगा कि जो हर्पीज बीमारी है वो किस अंग को प्रभावित करेगा? हर्पीज त्वचा को प्रभावित करेगा। हर्पीज किससे होता है, बैक्टीरिया से कि वायरस से? वायरस से। चलिए ठीक है। पोलियो बताएंगे, पोलियो किससे होगा, वायरस या विषाणु? वायरस से होता है। ट्रैकोमा किससे होगा, बैक्टीरिया या जीवाणु? अच्छा, वायरस से होगा, ठीक है। और डीपीटी का पूरा नाम बताइएगा, डीपीटी का पूरा नाम? डिप्थीरिया परट्यूटिस और टिटनस। इसमें जो पी है वो किसको डिनोट करता है? पी किसका डिनोट करता है? परट्यूसिस बोले तो काली खांसी। आ, काली खांसी किससे होगा, बैक्टीरिया से कि जीवाणु से कि वायरस से कि विषाणु से?
बैक्टीरिया से होगा। जीवाणु से कौन कौन कहते हैं? क्या सर? जीवाणु से कौन कौन बोले? काली खांसी जीवाणु से होगा कि विषाणु से? जीवाणु से सर, जीवाणु से। जीवाणु से, ठीक। जीवाणु से, हाँ, बैक्टीरिया से। अच्छा, डायरिया जो है, डायरिया किस अंग को प्रभावित करता है? हाथ को। आंत को प्रभावित करता है। चलिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट किस से होने वाला बीमारी था? कवक से था। हाँ, गंजापन, दम्मा, खाज, एथलीट फूट, दाद, ये सभी फंगस से होता है। चलिए, अब आगे आइएगा। सर थोड़ा जीवाणु विषाणु में अंतर बता दीजिए। जीवाणु विषाणु में अंतर? नहीं, ये मतलब याद नहीं है, सब मिक्स हो जा रहा है। जीवाणु किसमें होगा, विषाणु कैसे होगा? कल बताए थे तो सुतल थे। जीवाणु और विषाणु का एक सब ट्रिक बता दीजिए। सब कल बता दिए हैं, अब कुछ ना चर्चा करेंगे। तो हमको याद रहेगी यही विषय। तो उसके लिए आप अपना ट्रिक खुद बनाइए, दूसरा का ट्रिक नहीं याद होगा। अगर जो याद करेला है ट्रिक बना के, तो अपना ट्रिक तोड़ मरोड़ बनाइए, वो ज़्यादा याद रहेगा। नहीं सर, विषाणु याद ही नहीं रहता है। नहीं याद रहता तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा ठीक उसमें। नहीं बोल रहे हैं सर। तो समझा रहे थे ना, बी और डी करके। अच्छा, बी और वो ये बी, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, दोनों मिक्स हो तो जाएगा। कल तो बताए थे देखिए, जीवाणु, जीवाणु है, ये जीवाणु है। सुनिए, जीवाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु से बाहर निकालिए बीच का बाहर निकालिए, और बैक्टीरिया का आगे से बाहर निकालिए। बाबा हो गया? बाबा हुआ जी? हाँ ना, बोलिए ना। हाँ हाँ, बीच का बाहर, इसका पहला बैक्टीरिया। का बाहर। इसमें आइए, विषाणु वायरस, विषाणु हुआ लिखल है, यारा ला हुआ। अब वायरस भी हिंदी में लिखिएगा तो वह लिखाता है, और औरों से ना होता तो देखिए हम बताते हैं। विषाणु बी है, अब वायरस में भी आई मतलब भी वी होता है, बी बन गया, वी। बीवी बन गया, हाँ सर। हाँ सर, बीवी, हमारा ठीक है सर, ठीक है। देखिए, बाबा भी, बीवी और बाबा। बाबा और बीवी बाबा, बना बीवी दिए। और बाबा। हाँ, अब याद रखिएगा, जीवन, विषाणु, हाँ। बीबी विषाणु वायरस, बाबा जीवाणु बैक्टीरिया। अब कितना बता दें, आप ना बताएंगे, अब आगे बढ़िए। आइएगा, मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग पे आइए जरा। आज रोग के ख़त्म के साथ साथ ये बायोलॉजी ख़त्म कर देते हैं आज, 10 मिनट ज़्यादा जाएगा तो जाएगा। देखिए, मनुष्यों में होने वाला आनुवांशिक रोग में सबसे पहला है वर्णांधता। पहले तो कि डायरेक्टली अब 4-5 गो रोग होता है, वो हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला, मतलब जो बाप में है वो बेटा में जाएगा, जो माँ है वो बेटा में भी जाएगा, वैसे ही दादा पोता सब जाते चल जाएगा एकदम पूर्वज तक। हाँ, तो जैसे पहले इसका जान लीजिए कौन कौन सा रोग है। वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ मिलेगा। हीमोफीलिया, फिर आपका टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, वर्णांधता की बात कर रहे थे। तो वर्णांधता हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद एक होता है हीमोफीलिया, फिर आपका टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, यानी कि 4 गो सिंड्रोम इधर है। टर्नर, क्लिनफेल्टर, पटाउ और डाउन्स, ये 4 गो। फिर वर्णांधता और हीमोफीलिया, 6 गो जो ऐसा रोग है वो आपका आनुवांशिक रोग है, यानी कि पूर्वज से आने वाला रोग है। तो पहला तो कि आपको यही याद रखना है, ऑप्शन देता है, ऑप्शन में यही 4 में से 3 को दे देगा आनुवांशिक, वो दे देगा कोई और कह देगा कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तब आप वहाँ से छाटिएगा, उसके लिए आपको ये 6 गो रोग पहले तो कि याद रखना होगा। अब आइए एक एक करके सारे रोग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। होता यूँ है कि इसमें जो रोगी होता है उसको लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, मतलब मेरा ललकी और हरियरकी में कुछ हो समझ ही में नहीं आता। कहता है कि इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है, यानी कि लाल जो है हरा दिखाई देता है, हरा जो है लाल दिखाई देता है। इस रोग में से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो पुरुषों में होता है सबसे पहला पॉइंट। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों कुंडसूत्र जो है एक सेक्स प्रभावित हो जाए, यानी कि कलर ब्लाइंडेड जो है वो मतलब लगभग 99% पुरुषों में होता है, मगर महिलाओं में भी हो सकता है। कब होगा? जब उसका दोनों क्रोमोसोम, स्त्री में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो दोनों अगर प्रभावित हो जाए तब।
ठीक है। कहता है इस रोग की वाहक की स्त्रियां होती है, मगर ढोने वाली जो है स्त्री है। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी के वाहक जो है स्त्री होती है, मगर सर्वाधिक प्रभावित करता किसको है, तो पुरुषों को करता है, ये बात। दूसरा आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है कि जब हीमोफीलिया होता है तो चोट लगने पर जो है, व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब कि जैसे कि हम लोगों का औसत समय है कि अगर कटेगा छटेगा ब्लड बाहर आएगा तो 2-4 मिनट में 5 मिनट में ब्लड जम जाता है। जब हीमोफीलिया बीमारी किसी को हो जाता है तो वो जमता ही नहीं, आधा घंटा से 24 घंटा तक वो जमता नहीं। अगर जमेगा ही नहीं तो रुकेगा ही नहीं ब्लड, और रुकेगा नहीं ब्लड तो ब्लड शरीर से निकल जाएगा, और ब्लड शरीर से निकल जाएगा तो हड्डी बचेगा, और हड्डी बचेगा तो फिर काम तमाम है। कहता है कि यह मुख्यतः पुरुषों में होता है, यानी कि हीमोफीलिया भी पुरुषों में होता है। स्त्री में यह तभी होगा जब उसका दोनों क्रोमोसोम XX होगा प्रभावित, तब। इसका भी वाहक कौन है, स्त्री है। और कहता है कि हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ है। ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी उससे प्रारंभ हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई मिल जाए हीमोफीलिया वाला तो कहिएगा कि तो ब्रिटिश है, ब्रिटेन का पूर्वज है, किसका, विक्टोरिया का पूर्वज है, वंशज है ना। ऐसा ही किसका मानना है, हेल्डेन का मानना है। बस सत्यता कितना है वो जो पता नहीं, मगर ऐसा मानना है। तो ध्यान दीजिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों में प्रभावित ज़्यादा पुरुष को, महिला में तब जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो जाएगा और महिला ही इसका वाहक होता। अब जो यहाँ से 3 तरह के सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम बड़ा बेहतरीन है और हमेशा पूछता रहता है। सबसे पहला आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर क्या होता है, ये स्त्री में होगा। क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम होने पर जो स्त्री होती है उसकी गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। हम सबको पता है गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होता है, जिसमें से एक जोड़ा जो होता है वो हमारा लिंग क्रोमोसोम होता है, बाकी जो है वो सभी हमारे नॉर्मल सभी में एक समान पाए जाते हैं। होता यूँ है कि जब टर्नर सिंड्रोम होगा तो 46 के बजाय एक क्रोमोसोम कम जाता है। क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम जाता है, यानी कि 45 हो जाता है। और जब टर्नर सिंड्रोम होता है तो क्या होता है, शरीर अल्प विकसित मतलब तन्नी गो रहेगा, बक्ष मतलब जो चेस्ट वगैरह होता है वो चपटा हो जाएगा, जननांग जो होता है वो अविकसित होगा, यानी कि जनन अंग जो होता है वो भी विकसित होगा, और स्त्री क्या होगी, स्टेराइल यानी कि बांझ होती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम, हमको 2 चीज़ यहाँ से याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम किसको प्रभावित करेगा, स्त्री को प्रभावित करेगा। टर्नर सिंड्रोम होने पर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, घट जाती है। कितना हो जाती है, 45 हो जाती है। यही याद रखना है। ज़्यादा अगर घुमा के पूछ दे तब हम कह देंगे कि बांझ वगैरह जो क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम हो चाहे वो क्लिनफेल्टर हो, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं बांझपन को ही दर्शाता है, एक पुरुष में और एक महिला में। तो टर्नर जो होगा ज़्यादा टर्न मारने वाला काम स्त्री का, तो 45 को हो जाएगा, यानी कि वो कम जाएगा। दूसरा जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये किस में प्रभावित करेगा, तो पुरुषों को प्रभावित करता है। क्लिनफेल्टर किसको करता है, पुरुषों को करता है। क्या होता है कि इस गुणसूत्र में पुरुषों की गुणसूत्र संख्या जो है 46 की अपेक्षा 47 हो जाता है। क्लिनफेल्टर एक और बढ़ जाएगा, 46 की जगह 47 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, पुरुष का जो जननांग है यानी कि वृषण जो है वो अल्प विकसित हो जाएगा, और स्तन जो है, चेस्ट जो है स्त्री के समान विकसित हो जाता है, यानी कि नॉर्मल अवस्था से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये दोनों सिंड्रोम सबका कंप्लीट है, टर्नर और क्लिनफेल्टर, तभी आगे बढ़ेंगे। जिनको ना समझ में आया वो बोलिएगा। जी सर। क्लियर है। टर्नर मतलब ज़्यादा टर्न मारते रहती है अपना बात से, कौन, स्त्री, मतलब ये को कम कर दीजिएगा, ठीक ना। स्त्री लोग बुरा नहीं मानिएगा, समझा रहे हैं खाली, डिस्क्लेमर पहले ही दे दिए हैं। यस सर। ठीक है, तो मतलब इनको पता है कि लेडीज से ज़्यादा टर्न मारती है। लड़के ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लड़के ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते। देखिए एग्जाम्पल, मतलब इसको कहते हैं 50% आरक्षण। देखे न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ। हाँ सर सही। हाँ, तो चलिए इसके साथ साथ इसको याद भी रखिएगा, टर्निंग मारे वाला में एगो कम जाएगा तो टर्नर सिंड्रोम,
तो स्त्री में और पुरुषों में ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के बोले वाला तो एगो बढ़ जाएगा और तो वो हो जाएगा पुरुषों में। मतलब जैसे याद रहे याद रख लीजिएगा। यानी कि टर्नर में स्त्री बांझ हो जाएगी और क्लिनफेल्टर में एक तरह से इस पुरुष को ही बांझ समझ लीजिए, यानी कि नपुंसक समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। ये क्लिनफेल्टर जानते हैं किसमें पूछा था? 24-46 दरोगा में पूछा था, शायद पीटी में था कि मेंस में था 2019 था ना। 24-46 तो ट्रेन है, बिहार में दरोगा चलता है 24-46 22 13 17 17 उसी में पूछा था ये वाला। उस समय हम इस सब से चीज़ से अनजान थे, मगर उनका तो हालत खराब कर दी थी, इतने ज़्यादा टाइम लगाया था। मार दिए थे इसको गलती से सही। उस समय 2019 में, हाँ 2019 में इस सब से हम बहुत ही अनजान थे, फिर भी तुक्का लगा दिए थे, लग गया था। उनको भेजने के लिए अब तक का सबसे बड़ा है ना वो ग्रुप, तो उनको भेजने के लिए सारी बिल्डिंग बनवाई गई, कमरे बनवाए गए, बेड बनवाए। चलिए आगे आइएगा। पांचवा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि इस रोग में जो ग्रसित रोगी होता है मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शारीरिक ढांचा होता है और इसमें मैंगोलिज्म कहता है। डाउन सिंड्रोम से खाली यही याद रखना, मैंगोलिज्म कहा जाता है किसको? डाउन सिंड्रोम को। एक होता है पटाओ सिंड्रोम। पटाओ क्या होगा कि जो रोगी होता है उसका ऊपर वाला का जो ओठ होता है ना, ऊपर वाला वो कटा रहता है, तालू जो होता है नीचे वाला उसमें दरार रहता है, और इस रोग से भी जो है रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग ये सभी प्रभावित होता है। डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम हमको जल्दी नहीं पूछेगा, अगर डाउन से पूछेगा तो मैंगोलिज्म पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। हमसे जो क्वेश्चन पूछता है यही टर्नर और क्लिनफेल्टर पूछता है, तो ये दोनों अब याद रखिएगा। अब ना बताएंगे का किस में होता है। सर डाउन सिंड्रोम में भी बढ़ जाता है गुणसूत्र की संख्या? हाँ डाउन में भी बढ़ता है, 45 हो जाता है। डाउन में भी एगो बढ़ जाएगा। किसका बढ़ेगा? 47 डाउन बढ़ता है, कम ही होता है सर? किसी में नहीं, बढ़ जाता है। नाम पे न जाइए, नाम पे न जाइए, नाम के नहीं बढ़ता है कभी कभी नाम। 45 हो जाता है सर। हाँ नाम के विपरीत भी काम होता है। आँख के अंधा नाम नए अनसुख, कहावत नहीं सुने हैं? सुने हैं कि ना सुने? अब पटाऊ में सर इसमें बढ़ेगा। कोई इसी में भी बढ़ सकता है। डाउन और पटाऊ जो है किसी में भी हो सकता है। ठीक है, मेनली याद रखिए टर्नर और उसको क्लिनफेल्टर को। पटाऊ में 13 नंबर गुणसूत्र खत्म हो जाता है। हाँ चलिए अब आ गया ये किस में, कुछ अन्य रोग है और भी रोग है 2-4 गो, और अब में आइए। पहला है पक्षाघात या लकवा, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। क्या कहता है कि इस रोग से में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। तंत्रिका जो होता है पक्षाघात पैरालिसिस में तंत्रिका निष्क्रिय हो जाएगा। इसका कारण अधिक जो है रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना। मतलब ये कि लकवा पैरालिसिस कब मारता है? जब धमनी का कोई, यानी कि कोई एगो धमनी फट जाए ब्लड प्रेशर अधिक होने से, या फिर जो है मस्तिष्क में जो ब्लड है मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि जितना ज़रूरत है ज़रूरत से अधिक या कम हो जाए तब। अपर्याप्त रक्त मतलब जितना ज़रूरत है थोड़ा सा ज़्यादा या कम होने पर भी पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा है एलर्जी। एलर्जी से तो सब कोई परिचित हैं, है ना। किसी खास विशेष व्यक्ति ये सभी को हानिकारक होता है। खुजली फोड़ा ये सभी होते रहता है, वो एलर्जी है। जैसे धूल से, धुआं से, कपड़ा से, सर्दी से, गर्मी से, रसायन से मतलब केमिकल से, ये सब से, तो एलर्जी सबको पता है। अगला आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है? तो सबसे पहला तो याद यही रखना है कि एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ठीक है, ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है और वास्तविकता को नहीं। मतलब ये कि सीजोफ्रेनिया जिसमें हो जाएगा वो क्या करेगा? कल्पना ज़्यादा करेगा काल्पनिक जीवन में। मतलब ये कि कीड़े देख करके वो मेरी है, वो मेरा है, और क्या होना जानी है नहीं। इससे देखिए सीजोफ्रेनिया से याद है, आज जानते हैं हम क्लास कर रहे थे तो मेरे बगल में वो लड़का बैठा हुआ था, और उस अगला बेंच पे आज बहुत ज़्यादा मतलब कि वो क्या बोलते हैं, तो सीजोफ्रेनिया क्या हो गया? कल्पना में जीना।
जो कि आपका वास्तविकता जो है उससे दूर हट करके आप कल्पना में जी रहे हैं, वही आपका क्या है, सीजोफ्रीनिया है। कहता है ऐसी रोगी आलसी, अलगाव विहीन, आवेशहीन होता है। मतलब आलस रहेगा, अलगाव अलग रहेगा, आवेशहीन रहेगा। विद्युत अपेक्ष चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है, मतलब कि वही शॉर्ट वाला जो कुछ लगाता है, जो दे करके ठीक करवाया जाता है। फिर है मिर्गी। मिर्गी क्या है, इसको अपस्मार रोग कहते हैं। क्या कहेंगे, अपस्मार रोग। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होता है, यानी कि मिर्गी जो है मस्तिष्क को ही प्रभावित करेगा। जब रोग में जब दौरा पड़ता है, कुछ कहता है इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है, मल पेशाब भी निकलता है, यानी कि मिर्गी जो है दिमागी बीमारी है। डिप्लोपिया क्या है, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया, डिप्थीरिया ये सभी अलग अलग होता है, तो ये है डिप्लोपिया। तो डिप्लोपिया क्या कहता है कि यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात यानी कि पैरालाइज, यानी कि डिप्लोपिया जो है आँख को प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी कि आँख वगैरह में पैरालाइसिस हो जाएगा। अगला 6ठा नंबर है कैंसर। इससे हर कोई परिचित होंगे लगभग। क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो जाए, कोशिका की वृद्धि जो है अनियंत्रित हो, तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। पॉइंट याद रखेंगे, जब कैंसर की उत्पत्ति हो रही होती है, उत्पत्ति के समय जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, लैटेंट पीरियड कहेंगे। क्लियर, आगे। लैटेंट पीरियड हो गया। कहा क्या कि कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है, इसको याद रखिएगा, कीमोथेरेपी है ना। उत्कृष्ट गैस रेडॉन कैंसर के इलाज में प्रयुक्त है, यानी कि उत्कृष्ट गैस जो होता है वो हमारा क्या है, उत्कृष्ट बोले तो कौन सा, 18वां वर्ग वाला, वही ना। हाँ, और रेडॉन के परमाणु संख्या बोलिए तो जो बोलेंगे वो 1 रुपया, 86। हाँ, रेडॉन का क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 86 वही। तो ये रुपया दे रहे थे सर, दे नहीं रहे थे, ले रहे थे 1 रुपया। आप ले रहे थे सर। सर आप दे रहे थे, जिसको दे रहे थे आप दीजिए जो पहले बोला। तो उसका पूरा शर्त आप सुने नहीं, हम ये बोल रहे थे कि जो बताएंगे उनको 1 रुपया, और जो नहीं बताएंगे वो सबसे 1 रुपया। तो जो नहीं बताए वो सब पहले हमको भेजिए, उसमें से हम 1 रुपया दे देंगे इनको। ना अभी आप बोले ही नहीं सर, आप बोलते तब ना। तो नहीं, शर्त हमेशा वही रहता है, शर्त हमेशा वही रहता है। लागू होगा ना। हाँ, अगला बार से शर्त याद रखिएगा, जिन जो बोलेंगे उनको 1 रुपया, जो लोग नहीं बोलेंगे उनसे 1 रुपया, याद रखिएगा। आज से शर्त है वो ही रहेगा, मतलब हमेशा वही रहता है। चलिए, तो क्या हो गया, कीमोथेरेपी, कीमा बना दीजिएगा कैंसर को। आगे बढ़िए, कहता है नोट में कि कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पॉल एहरलिच ने, जिन्हें आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहा जाता है, बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। तो शब्द पूरा याद रखिएगा, 2013 में पता चला कीमोथेरेपी, पॉल एहरलिच ने दिया था, इसको आधुनिक रसो चिकित्सा का पिता कहते हैं। कीमोथेरेपी क्या है, तो रसायन में उपचार, रसायन का उपयोग ही कीमोथेरेपी कहलाता है। कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर भी जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है कार्सिनोमास, दूसरा होता है सार्कोमास, तीसरा होता है ल्यूकीमियास और चौथा होता है लिम्फोमास। ठीक है, कार्सिनोमास, कार्सिनोमास याद कीजिए, उपकला उत्तक, कार्टेज कहते हैं, कार्टेज इसको, कार्टिलेज, कार्टिलेज उत्तक, उपकला के उत्तक को कहते हैं। एपिथेलियम वाला जो आता है, एपिथेलियली उत्तक, कार्टिलेज के अंतर्गत ही आता है, तो वहाँ से याद रखिएगा, कार्सिनोमास जो है उपकला उत्तक में होगा। सार्कोमास, सार्कोमास मतलब संयोजी उत्तक, अस्थि, उपास्थि, ये सभी में। सार्कोमास किस में, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक प्लाज्मा क्या है, संयोजी उत्तक है कि नहीं है? है सर। है। चलिए, तो संयोजी जो होता है वो तो संयोजी उत्तक में ही आता है। हाँ, संयोजी उत्तक, हड्डी, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, ये सभी जो है पेशी, ये सभी सार्कोमास के अंतर्गत आता है। ल्यूकीमियास, ल्यूकीमियास क्या है कि ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि हो जाएगा, ल्यूकीमियास। लिम्फोमास, ये जो है लसिका लिम्फ में और प्लीहा में हो जाएगा, वो लिम्फोमास कहलाएगा।
कहता है कि रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। रेडियो सक्रिय जो स्ट्रांसियम होता है, स्ट्रांसियम 90 के कारण हड्डी कैंसर होता है। अगला है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या है? तो ये कहता है कि यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है, वायरल है मतलब वायरस वाला, जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिज मच्छर, मुख्यतः एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से, मादा एडिज मच्छर या एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। मनुष्य जो है चिकनगुनिया का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति में यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती, मतलब संक्रमित नहीं है, मतलब यह मच्छर द्वारा फैलता है, एक दूसरे के छूने साथ रहने से नहीं फैलता। नोट में देखिएगा, बड़का को नोट है और बड़ा काम के है, इटाई कैडमियम के कारण, ठीक है। चलिए इटाई हो जाएगा कैडमियम के कारण। पारा के कारण कोई बीमारी होता है? सर कौन सा? हाँ सर, मिनी माता। मिनी माता। चलिए माता जी का जो है पारा गर्म हो जाएगा तो मिनी माता। आगे आइए, इलीजा क्या है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। यह HIV वायरस की जांच के लिए, मतलब एड्स की जांच के लिए पता करता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं, इसे ही एलिसा टेस्ट कहते हैं। तो एलिसा किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। आगे आइए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये क्या है? तो कहता है यह HIV संक्रमण की खास जांच है, मतलब वेस्टर्न ब्लॉट भी एड्स से संबंधित है। और कहता है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट जो है HIV एड्स से ही संबंधित है, मगर पॉजिटिव होकर के बताता है। अगला क्या है? HIV-P24 एंटीजोन, जिसे PCR भी कहा जाता है। HIV की स्पष्ट जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है, यानी कि HIV-P24 भी जो है यह भी आपका एड्स से संबंधित है और स्पष्ट जानकारी मिलता है HIV-P24। CD4 काउंट, CD4 काउंट क्या है कि इस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधक क्षमता किससे ज्ञात करेंगे? CD4 काउंट से। फिर है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ये क्या है? RNA या DNA। कहता है कि न्यूक्लिक एसिड जो RNA या DNA होता है, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का, HIV वायरस का जेनेटिक तत्व का पता लगाने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है। यह तकनीक जो है ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के ही संक्रमण को पकड़ा जा सकता है, यानी कि जो ब्लड वगैरह से जो क्या बोलते हैं, एक दूसरे का ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब जो होता है उससे पता चल जाएगा जेनेटिकली न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से। फिर कहता है कि विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। डायरेक्टली याद रखिएगा, विषाणु यानी कि कौन बताएंगे? रुकिएगा, सुशीला जी बताइए, विषाणु को क्या कहेंगे? विषाणु को वायरस कहेंगे कि बैक्टीरिया कहेंगे? बैक्टीरिया को भी कहेंगे। हैं? बैक्टीरिया को जीवाणु कहेंगे। विषाणु में देखे तो बाय आ रहा है, तो ये जीवाणु नहीं होगा जी, बैक्टीरिया ना है। फिर आप क्या पूछे? विषाणु पूछे, तब विषाणु में बा आ रहा तो उधर बैक्टीरिया बा आ रहा तो बाबा यही सब बनेगा ना। ना, इसको बीवी बताया था ना, बीवी। अच्छा बीवी बताए तो चलिए ठीक है, याद हो गया। हाँ तो देखिएगा, विषाणु जो है हमारा वायरस कहलाता है। तो वायरस से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना। हमको लगा बदलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। चलिए ठीक। कहता है HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस, बहुत ही बढ़िया है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरस ART कहा जाता है, ART की व्यवस्था की गई है। ART सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 से मानी जाती है, मतलब ये भी याद रखना है। ART सेवा किससे संबंधित है? तो HIV पॉजिटिव के जांच के लिए ART की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2004 को हुआ है। ART का पूरा नाम क्या है?
तो एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। AZT नाम भी पूछता है शॉर्टकट में भी और लॉन्ग कट में भी, और उपचार भी पूछेगा। एड्स में कौन सा दवा, तो एजिडोथाइमिडीन। डेंगू ज्वर मादा एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 में कलकत्ता में आया था। डेंगू ज्वर के कारण जो है मानव शरीर के प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सबसे पहले का मामला 1963 में, कहाँ, कलकत्ता में। क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। किससे होगा, तो फीमेल एडिस इजिप्टी मच्छर से डेंगू होगा। अब आइए नीचे आइए, तो कहता है प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये तो भैया रट्टा मारे पड़ेगा, कौनो एक शॉर्टकट न है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता 1962। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, दृष्टिहीनता नियंत्रण 1976। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण, इसको याद रखिए, 1975-76, कैंसर 75-76। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक 82, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 82। एड्स नियंत्रण याद रखिए 92, एड्स नियंत्रण आपको 1992। राष्ट्रीय तपेदिक, तपेदिक वाला याद रखिएगा 97, एड्स 92, तपेदिक 97। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 97-98। पल्स पोलियो याद रखेंगे 97-98, पल्स पोलियो 97-98। समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98। जननी सुरक्षा याद रखेंगे 2003-04 और वंदे मातरम योजना 2004। ये इतना याद रखिएगा। कौन कौन सा, कैंसर, एड्स, तपेदिक, पल्स पोलियो, जननी सुरक्षा, वंदे मातरम, 6 तो हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। जैसे कैंसर हो गया 75-76, कैंसर 75-76, एड्स 92, तपेदिक 97, पल्स पोलियो 98, 97-98, जननी सुरक्षा 3-4, वंदे भारत वंदे मातरम 2004। नीचे में ये कहता है कि पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 में जोनास साल्क ने किया था। वही 10 साल बाद 1962 में जो है अल्बर्ट साबिन ने किया। अल्बर्ट साबिन वाला वो था जो ड्रॉप पिलाता है जो वाला। चलिए, क्या कहा कि 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगी की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के। सबसे कम टाइप 2 के और अधिकतर जो होता है वो टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन जो होता है वो टाइप 3 का होता है और इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। पोलियो वायरस का जो विषाणु है वो सबसे छोटा होता है। तो ये निपट लिया पूरा। सर तीनों टाइप का डिफाइन कीजिए। तीनों टाइप कैसे, क्या होगा टाइप 1 में? देखिएगा, ये बॉक्स देखिएगा तो बॉक्स में कुछ कुछ दिया है। टीकाकरण कार्यक्रम है। एक है BCG। BCG का तो सबसे पहले पूरा नाम ही याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन कहलाता है। जो है ये BCG जो है, BCG के जन्म पर ही तपेदिक से 70% तक सुरक्षा करता है। यानी कि BCG जो टीका है वो किससे है, तपेदिक को और क्या बोलते हैं, तपेदिक को क्या बोलेंगे, टीबी बोलते हैं। तपेदिक को टीबी, क्षय रोग जो भी कहिए वो। हाँ, तो BCG का टीका जो है तपेदिक से संबंधित है। एक होता है DPT। DPT है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है, टेटनस टोक्सोइड, जो कि 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 महीने की आयु की सुरक्षा, जो 90 से 99% तक। खाली इतना याद रखिए DPT का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। फिर है OPV। OPV क्या है, पोलियो से संबंधित है। 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय खुराक सुरक्षा 100% तक। फिर है खसरा। खसरा जो है 9 से 12 माह की आयु पर सुरक्षा 100%। मतलब ये जानते हैं कौन सी दिया है, कौन सा टीका कब कब देना है, जो देना है। नहीं, जो बच्चा होता है ना सर, जन्म से लेके स्टार्टिंग से कितना हाँ, मंथ में वही कौन दिया टीका है, लगाता है, वही है। वही है। जैसे BCG बोला तो BCG का टीका तुरंत जन्म के समय ही देना है। DPT बोला तो ये साप्ताहिक बांट के देता है, 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे, या फिर 16 से 24 महीना पे।
फिर OPV जो पोलियो वाला था वैसे ही 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 महीना। फिर आगे आता है खसरा। खसरा जो है 9 से 12 महीना की आयु पर। DT का एक अलग आता है, डिप्थीरिया और टेटनस टोक्सॉइड, 5 वर्ष की आयु में लगता है DT। एक होता है TT, टेटनस टोक्सॉइड, 10 से 16 वर्ष में। फिर होता है एक और TT, ये क्या है तो गर्भवती महिलाओं के लिए 2 खुराक, या अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक, मतलब कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित है TT, 2 गो है। ठीक है, ये सभी टीकाकरण कार्यक्रम। अब आगे देखिए, अगला जो आपका ये चैप्टर दिए रखा है विविध वाला, चिकित्सीय संबंधी आविष्कार, ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर प्रमुख चिकित्सीय उपकरण, ये वाला पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आइएगा आखिरी पेज पर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं सर। दिक्कत भी होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये नहीं पढ़ाएंगे, सब अपने से। चलिए तो नहीं बोले सर। हाँ, इसलिए एक और आप लोग अपने से पढ़ लीजिए। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी में आइए। कहता है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सब याद होगा आप लोग को। सबसे बड़ा कपी, हाँ है सर। आखिरी पेज पे जाइए, 298 नंबर पेज, बायोलॉजी का सबसे आखिरी, यानी कि हाँ एक चीज़ और, सर ये वाला पूछ ही लीजिए सर हम लोग से। बायोलॉजी आज समाप्त हो जा रहा है, कल से कौन सा शुरू कर दे, जो जल्दी से पहले आप लोग बताइए। हिस्ट्री। वैसे नहीं, मैसेज में नहीं सर, फिजिक्स। कमेंट में सर, डालिए, फिजिक्स। और जिसका जो मन है वो कमेंट में डालिएगा। कोई बोलेगा ना, एक आदमी एक बार, नहीं तो फिर हम काट देंगे। एक आदमी दोबारा बोलेंगे तो काट देंगे। सुधीर भैया, इकोनॉमिक्स ठीक। सुधीर भैया का नहीं सुनना है, सब अपना अपना सुनाइए। एक आदमी का एक कमेंट होना चाहिए, जहाँ दोहराएगा वो आदमी का 1 पॉइंट और कट जाएगा उस सब्जेक्ट से संबंधित। इतना सारा लोग में 7-8 वो जिंदा हैं, बाकी सब टपक लिए का जी। फिर शुरू कर देंगे कुछ और तो कहेंगे कि मेरा बतिया नहीं सुने। ये तो अलग बर्तन खाते रहती है। अनम्यूट है जी। इकोनॉमिक्स वाला इंसान तो सुतल है सर। और कोई बच गया है, जल्दी बताइए। चलिए, जीके मास्टर तो बाद में करते हैं। कौन करेंट मास्टर हैं? भाग गया करेंट मास्टर। करेंट मास्टर को लगता है कुछ हुआ है का जी, कल से बड़ा शांति शांति है। करेंट मास्टर, सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ, समझ लीजिए, मलेरिया है इधर अभी। चलिए, सबसे ज़्यादा, हाँ 1 मिनट रुकिए, पढ़े दीजिए आप। सुधीर, खुशबू, मुकेश, स्नेहा, दर्शना, दयानंद, लवली, प्रीति, अनमोल और किसका, अंजलि, ये सब का मतलब सब अपना अपना नाम में जी लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सब का इकोनॉमिक्स है। एक है सीमा का हिस्ट्री, और कौन है वो, फिजिक्स में सुशीला, कोमल, अरे वो नीलम। किसी ने भी हिस्ट्री नहीं बोला। चलिए, 2 लोग का हिस्ट्री है, 2 लोग का फिजिक्स है, बाकी सबका इकोनॉमिक्स है। तो कल से इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है, 2/3 है, बहुमत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा तो गया। इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा बहुमत है। आइए इसको जल्दी से 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर और बात करते हैं। हाँ देखिएगा, सब महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी मतलब मैमल छुछुंदर, अंडे जरायुज स्तनी मतलब अंडा वाला, तो वो हो जाएगा कंगारू। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय, जिस दिन सुत गया उस दिन आदमी सो जाता है।
सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल यानी कि कछुआ जीवित सरीसृप में है, रेप्टाइल में। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी, मतलब जेकर पूंछ कच्चा कटल रहेगा वो सबसे तेज उड़ेगा। कटिपुंज पक्षी स्थायनी टेल्ड स्विफ्ट। फिर कहता है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता। सबसे बड़ा सर्प पाइथन। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग। सबसे ऊंचा मैमल स्तनी जिराफ अफ्रीका वाला। सबसे बड़ा तथा भारी मतलब बड़का और भारी, स्तनी मतलब मैमल नीला हुएल ब्लू हुएल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी तो अफ्रीकन हाथी। अंड प्रजक स्तनी तो एकिडना तथा डक बिल प्लेटिपस। सब याद रख लीजिएगा, कितना पढ़ते रहे सब, दिमाग खराब होता। फिर आइएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सपना के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। जल्दी से वो बीमारी पढ़े थे कल्पना में जिए वाला, वो बीमारी के नाम बताइए। सीजोफ्रीनिया। हाँ सीजोफ्रीनिया, हाँ वैसा ही सपने ही समझ लीजिए, वो भी सीजोफ्रीनिया, कल्पना में जीने वाला, ये ऐसा ही है। स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी। सब सुंदर होवेला पता ना, खीरा केला काजर जब सब लगते रहते हैं, वही वाला कैलोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। शरीर की सबसे दृढ़ यानी कि मजबूत तत्व दांतों का इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। सब पीछे पढ़ चुके हम लोग। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग जो होता है वो 532 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग किलोमीटर होता है, जो शरीर के बाहरी क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर और बाहरी क्षेत्रफल 40 गुना। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। सोच लीजिए कितना कोशिका हम नहीं बढ़ल है, 150 लाख कोशिका हम लोग नष्ट करते हैं डेली, ठीक है। तो बोलेगा ना कि मार के हड्डियाँ तोड़ देगा, तो कहिएगा कि तू हमरा को जी तोड़ दे, हम डेली 1.5 लाख कोशिका तोड़ते हैं अंदर बैठल 150 लाख कोशिका हम डेली तोड़ते हैं, तू को जी एगो हड्डी तोड़ेगा, उसको लगेगा कितना बड़का तोप है भाई, 1.5 लाख कोशिका तोड़ रहा है, डर के भाग जाएगा, ठीक है। आगे कहता है स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम होता है, तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री की गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है, यानी कि दुगना हो जाता है। यानी कि बच्चा जन्म देने से पहले जो है गर्भाशय 50 ग्राम, जन्म देने के बाद वही हो जाता है 100 ग्राम। गुर्दा यानी कि किडनी का भार जो है वो 140 ग्राम। आगे आइए, मस्तिष्क का भार बताइए तो तब तक। 1300 से 1400, 1350 से 1400, जो भी याद रखिए। कहता है हृदय की गति, जो रक्त है वो पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि जो हृदय है वो रक्त पंप क्या करेगा 4.5 लीटर प्रति मिनट करता है। कितना? 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितना होगा? 7 मीटर लंबी होती है, उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण जो है वो 23 सेकंड का समय लेता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में खून को 23 सेकंड लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट होता है। एगो जहाज या अकेले है तो एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बात समझ में आ रहा है? प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय में HCG नाम का एक हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होता है जो मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है।
इसी समय मूत्र की जांच से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान यानी कि गर्भ जो है वो मतलब कि प्रेगनेंसी अवस्था जो होती है वो हुआ है या नहीं हुआ है वो, जैसे कि अभी नॉर्मल एक कीट आता है शायद प्रेगा न्यूज या एक कीट आता है, उस कीट से नॉर्मली लोग अब जो है इसका चेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किस हार्मोन के कारण, तो Yes, sir. HCG हार्मोन के कारण। ठीक है, फिर 18वां पॉइंट कहता है कि बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। बच्चे के हृदय की धड़कन जो है वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होता है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकंड में अर्थात 2 सेकंड के निश्वसन और 3 सेकंड उच्छ्वसन, मतलब 2 सेकंड अंदर लेते हैं और 3 सेकंड लगाते हैं छोड़ने में, तनी मनी अंदर जाएगा, पचेगा, कुछ काम धाम होगा कर बाद में निकलेगा। इसलिए मतलब श्वास लेने की क्रिया मतलब लेना और छोड़ना ये दोनों मिलाकर के जो है वो हमको 5 सेकंड लगता है, जरा में 2 सेकंड लेने में और 3 सेकंड लगाते हैं निकालने में, 1 सेकंड अंदर जाके रोक लेते हैं तब तक वो काम करता है। कहता है कि इस दौरान 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाती है, मतलब एक बार आप अंदर श्वसन लीजिएगा 2 सेकंड के अंदर तो 500 मिलीलीटर हवा अंदर जाएगा और फिर छोड़ दीजिएगा। कहता है मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। 350 लीटर ऑक्सीजन जो है शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, मतलब सोच लीजिए हम लोग वायुमंडल से 350 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है, शेष जो है 3% संचार रुधिर प्लाज्मा द्वारा होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी जाती है, जिसे आशा कहते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कितना पर, तो 1000 जनसंख्या पर जो है एक महिला आशा होती हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पहले जब जिस समय आशा आया था उस समय पूछा जाता था कि कितने पर एक आशा होती है, तो 1000 लोगों पर एक आशा। शरीर की सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया क्या होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से। बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6। हाँ, 98.6 होता है, यानी कि 95 तक आपका है, 95 से 98 के बीच में तब तो ठीक है, और ऐसे नीचे आ गए तो हाइपोथर्मिया धर लेगा। क्या धर लेगा, हाइपोथर्मिया। फिर कहता है कि नख, खुर और सींग ये सभी केराटिन उत्तक से बने होते हैं। नख, खुर, सींग ये सभी केराटिन उत्तक का बना होता है, और इसी केराटिन के साथ अपना अपना नाखून, खुर और सींग लेकर के बायोलॉजी से लीजिए विदाई। जिनका पास सींग होगा अपना सींग को लेके जाइएगा, नाक नाखून होगा जो नाक नाखून ले जाइएगा। किनकर किनकर पैर में खुर है, खुर किनके पैर में है जी, खूर होगा सर उनको। हाँ नहीं सर, खूर तो जानवर होता है। तो कोई जानवर नहीं, होता है सर। कोई जानवर नहीं है। घोड़ा और ऊंट से। जब भैंसी का है सर। हम आप लोग में से पूछ रहे हैं तो भैंसिया, बैलवा, बकरिया के तो गाय, रहे। बकरी सब तो खूर होवे करता है। सर हम लोग जानवर नजर आते हैं आपको? नहीं है सर। हम तो सोचे कि कोई कहिएगा फक्र से हम शेरनी है, शेर है, तो ओरा में तो खुर हो रहेगा ना जी, मतलब जानवर ही ना है। हैं? अच्छा ये बताइए, ये अंतर काहे होता है, अगर कोई का शेर कहा जाए तो बड़ा सीना चौड़ा कर लेता है, गधा कहा जाता है तो उसको गुस्सा आता है। दोनों तो जानवरे हैं। क्या, दोनों के काम के वजह से सर लग रहा है। काम की हाँ, वजह उसके से। काम पे यूज करता है। हाँ, काम की वजह से। शेर जंगल में राज करता है। गधा गधा वाला गधा कपड़ा कपड़ा ढोता है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये आपका आज पूरी बायोलॉजी जो है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, और अब जो है कल से अगले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को, सभी लोगों का डिमांड आया है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। वो भी लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में इकोनॉमिक्स आपका समाप्त हो जाएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए, आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।